हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले हम, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जाए हमारे चैनल पे और मौर्य साम्राज्य के ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने जो करवाए थे उसको आप लोग ज़रूर देंगे, आपको बहुत यूजफुल रहेगा आने वाले सभी एग्ज़ामों में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। और हमने पिछले क्लासेस में भी देखे थे, तो आप लोग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले मौर्य उत्तरकाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, मौर्य उत्तरकाल के बारे में, जो मौर्य साम्राज्य के बाद इनका शासनकाल आया था, तो इनका जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम लोग इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जामों में बहुत यूजफुल रहेगा। फ्रेंड्स, मौर्य उत्तरकाल के कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। मौर्य उत्तरकाल मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के बाद आया था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक बृहदर्थ था, उसके बाद वो शासनकाल आया था। इसमें 3 वंश आते हैं: शुंग वंश, काव्य वंश, सातवाहन वंश, और एक लास्ट में आता है चेदी वंश, जो बाद में हम लोग कवर करेंगे। पहले ये 3 वंश को हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया एक और वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, तो ये मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहदर्थ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, बृहदर्थ की हत्या किसने की थी। ठीक है, तो बृहदर्थ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसको हत्या करके अपना शुंग वंश का स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, मुख्य कारण क्या था। तो इसमें आपको आर्थिक संकट, प्रशासनिक कमजोरी, सैनिक शक्ति में कमी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखते हैं सभी में हमको प्रशासनिक कमजोरी भी हुई थी, सैनिक शक्ति में भी कमी आई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, अशोक के बाद मौर्य वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था। ठीक है, अशोक के बाद पूछ रहा है, अशोक के बाद सबसे कौन था? तो बृहदर्थ था। ठीक है, यही सबसे कमजोर शासक था और अंतिम शासक, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक भी था। ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक भी था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा राजवंश सत्ता में आया था। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद तो कौन आया था? शुंग वंश आया था। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो वैदिक धर्म को दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, संप्रति मौर्य ने किस धर्म को बढ़ावा दिया था। संप्रति मौर्य ने किस धर्म को बढ़ावा दिया था? तो ये जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैन धर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रमुख कारण से हुआ था। ठीक है, इससे पहले भी हम पहले क्वेश्चन देखे थे, तो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है और इसमें भी सभी उपयुक्त हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो करवाए थे, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आने वाले सभी एग्ज़ामों में इसका बहुत यूजफुल होगा। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे, शुंग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। ठीक है, यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने किस प्रसिद्ध बौद्ध स्थल को नष्ट किया था। ठीक है, सबसे बौद्ध स्थल को नष्ट किया था, तो कौन था? नाथ। ठीक है, सारनाथ को नष्ट किया था। अशोक के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार किसने जारी रखा था। ठीक है, अशोक के बाद वो बौद्ध धर्म का प्रचार पूछ रहा है, तो संप्रति ने जारी रखा था। दोस्तों, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था। ठीक है, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो कर्ण वंश आया था। ठीक है, कर्ण वंश। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया था? तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के समय कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत में आया था। ठीक है, तो इसमें मौर्य साम्राज्य का पतन पूछ रहा है, कौन आया था? तो डेमेट्रियस आया था। ठीक है, उस समय डेमेट्रियस आया था यहाँ पे, और ये यूनानी थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कण्व वंश के अंतिम शासक कौन था। ठीक है, कण्व वंश का अंतिम शासक का सुशर्मा था। ठीक है, सुशर्मा हो जाएगा इसका आंसर। कण्व वंश का अंत किसने किया था। ठीक है, तो कण्व वंश का अंत किसने किया था? सातवाहनों ने किया था। इसी के बाद इसका शासनकाल चला था सातवाहनों का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, अग्निमित्र किस वंश का शासक था। तो ये तो शुंग वंश हो जाएगा, जो शुंग वंश का सबसे मित्र के बाद इसका शासनकाल आया था। ठीक है, तो दोस्तों
तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ पे, अग्निमित्र शुंग किसके शासनकाल में उत्तराधिकारी बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, शुंग वंश के दौरान सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बोध गया, सांची, पाटलिपुत्र या मथुरा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वास्तुकला का निर्माण, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सांची हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुंग वंश के दौरान किस विदेशी शक्ति से युद्ध हुआ था? किस विदेशी शक्ति से? तो यूनानी से। ठीक है, तो ये इससे पहले भी बताए थे, यूनानी जो भारत में पहला आक्रमण किया था, और ये कौन थे? डिमिट्रियस थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो शुंग वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वासुमित्र या देवभूति। तो यहाँ पे हो जाएगा देवभूति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों, शुंग वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? तो इससे पहले भी देखे थे, तो वह सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गई है। तो कमजोर शासन, विद्रोह या कनवंश का उदय, तो इसमें सभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे? तो ये कौन थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में? तो कौन कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो कितने करवाए थे? तो 2 करवाए थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं, शुंग वंश का संबंध किस धर्म से था? ठीक है, तो शुंग वंश का संबंध किस धर्म से था? तो वैदिक धर्म से था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, शुंग वंश काल में शुंग वंश के काल में संस्कृत साहित्य का कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया था? तो कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया था? तो महाभाष्य लिखा गया था। और तो एक तो योग सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे एक योग सूत्र हो जाएगा। ठीक है, एक योग सूत्र हो जाएगा और ये महाभाष्य हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों, शुंग वंश के दौरान किस विदेशी शक्ति ने पश्चिमी उत्तर पर भारत पर आक्रमण किया था? तो यही हो जाएगा, यूनानियों ने हो जाएगा। ठीक है, भारत पर आक्रमण किया था शुंग वंश के दौरान। शुंग वंश के किस शासक ने विदर्भ के राजा को पराजित किया था? तो विदर्भ के राजा को पराजित किया था, तो अग्निमित्र हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना किस घटना के साथ हुई थी? तो किस घटना के साथ हुई थी? तो यहाँ पे तो आप लोग बृहधर की मृत्यु के कारण हुई थी, यही हो जाएगा। मौर्य सम्राट के बृहधर की हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। और किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। आप लोग को तो याद हो गया होगा, इतना क्वेश्चन करवा दिए हम लोग। तो आप लोग यहाँ जुड़े रहें। ठीक है, इतना क्वेश्चन हम लोग करवा देंगे ना इस क्लास में, तो आपको पूरा एंशियंट हिस्ट्री आपको पूरा याद हो जाएगा, और आने वाले सभी एग्जामों में आपको बहुत यूजफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों, शुंग वंश का पतन कब हुआ था? ठीक है, तो इससे पहले हम बात किए थे कब से कब तक हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 73 ईसा पूर्व में। और कब से कब तक चला था? तो 185 BC से लेकर 73 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों, शुंग वंश ने अपनी सत्ता का विस्तार किस क्षेत्र में किया था? अपनी सत्ता का विस्तार किस क्षेत्र में किया था? तो इसका संपूर्ण उत्तर भारत में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वासुदेव ने की थी। और यहाँ पे हम ये जो थे वासुदेव, ये शुंग वंश के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, और इनका शासनकाल कब से कब तक चला था? तो इनका शासनकाल चला था 73 BC से लेके 28 BC तक। ठीक है दोस्तों, 73 BC से लेके 28 BC तक इनका शासनकाल चला था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों, कण्व वंश ने किस वंश को हटाकर सत्ता प्राप्त की थी? तो अभी जस्ट हमने देखे थे, तो शुंग वंश को हटाकर अपना सत्ता प्राप्त की थी। कण्व वंश के कितने शासक हुआ? 4 शासक हुए थे। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 4 शासक कौन थे। पहला थे वासुदेव, दूसरा भूमिमित्र नारायण, और भूमिमित्र, फिर तीसरा हो जाएगा नारायण, और चौथा हो जाएगा सूर्यमन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 शासक हुए थे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंच गए। यहाँ पे कण्व वंश के पहले शासक कौन थे? तो यहाँ पे हम देखे थे वासुदेव थे कण्व वंश के पहले शासक। ठीक है, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो कण्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कण्व वंश का शासनकाल कितना समय तक चला? ठीक है, तो इसका शासनकाल कितना समय तक चला था? तो बहुत कम ही था, अभी देखे थे पहले, इसमें 50 वर्ष हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट देते। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अभी जस्ट हम देखें, कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा था। ठीक है, कण्व वंश को किसने समाप्त किया था? तो कण्व वंश को सातवाहनों ने समाप्त किया था। कण्व वंश के दौरान प्रमुख रूप से कौन सा धर्म प्रचलित था? ठीक है, तो कौन सा धर्म हो जाएगा? वैदिक धर्म हो जाएगा।
कण्व वंश के शासकों का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था, ठीक है, मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था, तो कला और साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका योगदान रहा था। क्वेश्चन नंबर 43 देते हैं, कण्व वंश की स्थापना कब हुई थी, तो अभी जस्ट कितना बार बात कर लिया आप लोग, तो आप लोग को तो याद ही हो गया होगा, 73 ईसा पूर्व। कण्व वंश का अंत कब हुआ था, तो कण्व वंश का अंत कब हुआ था, 30 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 30 ईसा पूर्व। कण्व वंश की उत्पत्ति किस जाति से मानी जाती है, तो कौन सा जाति हो जाएगा, तो ब्राह्मण जाति हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कण्व वंश के दौरान किस राज्य ने शक्तिशाली स्थिति प्राप्त की थी, तो कौन सा था, सातवाहनों ने था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, कण्व वंश के शासनकाल में कौन सा प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, तो कौन सा प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, तो भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ठीक है, यही हो जाएगा। और इसका सभी ऑप्शन देख लेते हैं, केंद्र में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, कण्व वंश के समय दक्षिण भारत में कौन सा वंश शक्तिशाली हो रहा था, तो कौन सा हो जाएगा, सातवाहन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों, सातवाहन वंश के संस्थापना किसने की थी। अब यहाँ पे हम लोग आ गए सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, तो इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमुक ने की थी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो इनका शासनकाल कब से कब तक चला था, सातवाहनों का 60 BC से लेके 37 BC तक, ठीक है, इनका शासनकाल चला था। और इसका संस्थापक कौन था, सिमुक था, किसका, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। 50 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी, सातवाहन की राजधानी कहाँ थी, तो प्रतिष्ठान थी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था, प्रतापी शासक कौन था, तो ये हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी था, ठीक है। और ये गौतमी पुत्र सातवाहन वंश का कितना नंबर शासक था, तो ये थे 23वें नंबर के शासक थे, ठीक है, सातवाहन के 23वें नंबर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं दोस्तों, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किस शासक को हराकर सातवाहन साम्राज्य को पुनर्जीवित किया था, तो कौन हो जाएगा, शक हो जाएगा, कुषाण या पर्थियान या नाग, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, शक को हराकर फिर से इसको पुनर्जीवित किया। सतकर्णी की माता का नाम क्या था, ठीक है, तो इनका माता का नाम क्या हो जाएगा, गौतमी बलश्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, सातवाहन वंश के किस शासक के प्राकृत भाषा को बढ़ावा दिया था, तो कौन हो जाएगा, हाल हो जाएगा इसका, ठीक है, हाल हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों, सातवाहन शासकों को द्वारा जारी की गई मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित था, तो किसका चित्र अंकित था, बोध, शिव, जहाज या विष्णु, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जहाज का चित्र अंकित था। 56 नंबर देखते हैं, सातवाहन वंश के दौरान कौन सा व्यापारिक मार्ग सबसे महत्वपूर्ण था, तो कौन सा व्यापारिक मार्ग सबसे महत्वपूर्ण था, तो ये उत्तरी पथ या दक्षिणी पथ या पश्चिमी पथ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी पथ। ये जुड़े रहे हमारे साथ और आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी देखेंगे। सातवाहन काल में कौन सा प्रमुख बौद्ध स्थापित निर्मित हुई थी, कौन सा बौद्ध स्थापित निर्मित हुई थी, अमरावती स्तूप निर्मित हुई थी। सातवाहन शासकों ने प्रशासन में किस सामाजिक वर्ग को आर्थिक ने अधिक महत्व दिया था, तो कौन हो जाएगा, तो ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। सातवाहन वंश ने सबसे अधिक संघर्ष किस विदेशी शक्ति से किया था, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, शक हो जाएगा, ठीक है। सातवाहन काल में गृह पत्तियों का क्या कार्य था, गृह पत्तियों का क्या क्या कार्य था, तो ये कृषक पे, पहले के लोग किस पे निर्भर रहते थे, पहले के लोग हमारे कृषि थे, ठीक है, ये खेती बाड़ी पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहते थे और इन्हीं से सब देखते हैं दोस्तों। सातवाहन प्रशासन में महातलवारिक पद किससे संबंधित था, तो महातलवारिक पद किससे संबंधित था, तो ये हो जाएगा सैनिक अधिकारी से, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र का नाम क्या था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र का क्या नाम था, तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी, ठीक है, ये हो जाएगा। सातवाहन काल के दौरान सबसे अधिक प्रचलित धार्मिक संरचना कौन सी थी, ठीक है, सबसे अधिक धार्मिक कौन सी थी, तो चैत्य, ये रहा चैत्य गृह था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं दोस्तों, सातवाहन वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था, अब लास्ट शासक कौन था सबसे अंतिम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाल या वशिष्ठपुर गौतमी सतकर्णी, तो ये हो जाएगा यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, सातवाहन साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ था, तो सातवाहन का पतन किसके कारण हुआ था, शक का आक्रमण हो जाएगा, आंतरिक संघर्ष हो जाएगा, या वकाटक वंश का उदय हो जाएगा, तो इसमें सभी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं दोस्तों, मौर्य उत्तरकाल में कौन सा प्रमुख सामाजिक परिवर्तन देखा गया था? तो सबसे ज़्यादा कौन देखा गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण धर्म का पूर्ण स्थान। ठीक है, ब्राह्मणों को बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं दोस्तों, मौर्य उत्तरकाल में वैदिक धर्म का पुनः स्थान किसके शासनकाल में हुआ था? उसमें क्या था, ये क्वेश्चन में क्या गया था, सामाजिक परिवर्तन देखा गया था। इसमें क्या कहता है, वैदिक धर्म का पुनः स्थान किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होता। मौर्य उत्तरकाल में सबसे अधिक प्रभावशाली धर्म कौन सा था? सबसे अधिक प्रभावशाली वैदिक धर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, मौर्य उत्तरकाल में अश्वमेध यज्ञ कराने वाले पहला शासक कौन था? तो कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के संरक्षण में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। ब्राह्मणों को बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, भूमिका। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, मौर्य उत्तरकाल में बौद्ध धर्म का संरक्षण किस वंश ने किया था? बौद्ध धर्म का संरक्षण पहले था वैदिक धर्म, अब आ गया बौद्ध धर्म। तो कौन किसने किया था? सोममुख ने किया था, या कण्व वंश, या सातवाहन वंश, या नाग वंश? तो कौन किया था? सातवाहन वंश ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं दोस्तों, मौर्य उत्तरकाल में कौन सा प्रमुख आर्थिक बदलाव देखा गया था? तो कौन सा प्रमुख आर्थिक बदलाव देखा गया था? तो व्यापार में वृद्धि, या कृषि में सुधार, या सिक्कों का प्रचलन बढ़ा? तो सभी धीरे धीरे अपना होते जा रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, मौर्य उत्तरकाल में भारत का व्यापार किस देश के साथ सबसे अधिक था? तो किस देश के साथ सबसे अधिक था? तो रोम के साथ अधिक था। रोम से ज़्यादा ये लोग व्यापार करते थे। 75 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मौर्य उत्तरकाल में प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था? प्रमुख व्यापारी मार्ग कौन सा था? उत्तर पथ था, अभी जस्ट देखें हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में, और दक्षिण पथ था। तो उत्तर पथ जो होता हो जाएगा ना, मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। और दक्षिणी पथ हो जाएगा, तो ये कौन करते थे? तो सातवाहनों ने करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं दोस्तों, मौर्य उत्तरकाल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो ये लोग कृषि पे ज़्यादा निर्भर रहते थे, तो इसलिए हो जाएगा कृषि प्रधान। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, मौर्य उत्तरकाल में सबसे अधिक विकसित व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो सबसे अधिक व्यापारिक केंद्र कौन हो जाएगा? उज्जैनी हो जाएगा। ठीक है, ये सब विकसित केंद्र हुआ करते था। 78 क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य उत्तरकाल में किस वंश के दौरान विदेशी व्यापार अपने चरम पे था? तो कौन हो जाएगा? सातवाहन वंश हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं दोस्तों, मौर्य उत्तरकाल में किस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार किया जाता था? तो कौन बंदरगाह था? तमिलकम था, या भृगुच कच्छ था, या मुसरियस था? तो ये हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसमें सभी से ये लोग रोम से अपना व्यापार करते थे, और सभी यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह थे इन लोगों का। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों, मौर्य उत्तरकाल में किस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ? किस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ था? तो प्राकृत भाषा में का सबसे अधिक प्रयोग हुआ था। तो हमने यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखे थे, जो जो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, और जो पूछे गए थे पिछले सभी एग्ज़ामों में, और ये क्वेश्चन आपको सभी एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। और आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और कल हम लोग बात करने वाले हैं बात करने वाले हैं कल मध्य एशिया आक्रमण के बारे में, जो विदेशी लोग आक्रमण किए थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो टेल देयर, बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट। तो चलिए